आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकरेंस ऑफ मेटल। लेकिन पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मैलिएबिलिटी और डक्टाइल के बारे में। मेटलॉइड्स, नन मेटल और मेटल का डेफिनेशन पढ़कर और मैलिएबिलिटी और डक्टाइल को जानकर उस वीडियो को हमने एंड कर दिया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल में का मतलब होता है कि मेटल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो अकरेंस ऑफ मेटल में 3 पॉइंट हैं जिससे तुम्हें अकरेंस ऑफ मेटल समझ में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट, मेटल एग्जिस्ट इन एबुडेंस इन आवर अर्थ क्रस्ट, मतलब मेटल बहुत ही प्रचुर मात्रा में हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, मतलब पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट, एल्यूमिनियम इज द मेटल विच प्रेजेंट इन मोस्ट एबुडेंट अमाउंट इन आवर अर्थ क्रस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो मेटल है वो एल्यूमिनियम है। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है। और आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आर नेक्स्ट टू एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम के बाद आयरन, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम और मैग्नीशियम किसके बाद आता है? एल्यूमिनियम के बाद ये सब मेटल्स आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल्स होता क्या है? मिनरल्स होता है व्हेन द मेटल प्रेजेंट इन कंबाइंड फॉर्म इज कॉल्ड मेटल्स, मतलब कोई भी मेटल कंबाइंड फॉर्म में अगर प्रेजेंट होता है अर्थ पे उसी को बोलते हैं मिनरल्स। मतलब अगर एक सब्सटेंस है जिसमें आयरन भी है, एल्यूमिनियम भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मिक्स है सारा, अगर कोई भी मेटल मिक्स होता है उसी को बोलते हैं मिनरल्स। जैसे मिनरल्स आर सॉलिड, इनऑर्गेनिक, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विथ अ डेफिनिट केमिकल फार्मूला एंड जनरल स्ट्रक्चर, मतलब मिनरल सॉलिड होता है, इनऑर्गेनिक होता है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है, मतलब नेचुरल पाया जाता है, और डिफिनिट केमिकल फार्मूलास होते हैं उसके, और जनरल स्ट्रक्चर भी होता है। जैसे एग्जांपल में Al2O3, मतलब A का मतलब होता है एल्यूमिनियम, O3 का मतलब होता है ऑक्सीजन, मतलब एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन है, मतलब ये दो मेटल एक साथ मिले हुए हैं, उन्हीं को बोलते हैं मिनरल्स। और भी इसके एग्जांपल होते हैं Fe2O3, जैसे आयरन के साथ ऑक्सीजन मिलता है उसको जो रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 होता है, उसमें भी आयरन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो कोई भी चीज़, कोई भी मेटल एक दूसरे से मिला हुआ है, कंबाइंड फॉर्म में है, उसी को हम लोग बोलते हैं मिनरल्स। अब हम लोग बात करेंगे ओर्स के बारे में। तो ओर्स क्या होता है? इसी टॉपिक में एक वर्ड आता है ओर्स। ओर्स का मतलब होता है द रॉक फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द मेटलर्जिकल प्रोसेस इज कॉल्ड ओर्स, मतलब ओर्स कोई भी अगर हम रॉक निकालते हैं, माइनिंग से अगर रॉक निकलता है तो उसमें थोड़ी ना कि एक ही मेटल होता है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारे कंबाइंड फॉर्म में मिनरल्स होते हैं। तो उसमें से कोई भी एक खास मेटल को, जैसे आयरन मिला तो आयरन के साथ और भी कुछ मिलते हैं, उसमें एक रॉक है जिसमें आयरन भी है और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसमें से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं उसी बाय द मेटलर्जिकल प्रोसेस से। मेटलर्जिकल प्रोसेस से कोई भी रॉक में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि निकालते हैं, उसी को बोलते हैं ओर्स। मतलब वो जो रॉक होता है उसको बोलते हैं हम लोग ओर्स। और इसका एग्जांपल होता है ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ओर होता है बॉक्साइड। बॉक्साइड होता है एल्यूमिनियम का ओर, ठीक है। अब यहाँ पे मेटलर्जिकल प्रोसेस, यहाँ पे ओर में का डिफिनेशन में आया मेटलर्जिकल प्रोसेस। तो ये है क्या? इसको हम मेटलर्जिकल प्रोसेस को मेटलर्जी नाम से भी पुकारते हैं, जानते हैं। मेटलर्जी, मेटलर्जी का मतलब होता है द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओर्स, मतलब कोई भी मेटल को हम लोग निकालते हैं उसके रिस्पेक्टिव ओर से, मतलब उसके जो ओर होते हैं, उसके जो रॉक होते हैं, उससे हम लोग निकालते हैं, उस प्रोसेस को मेटलर्जिकल प्रोसेस। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अकरेंस ऑफ नन मेटल। अकरेंस ऑफ नन मेटल में सबसे पहला पॉइंट है नन मेटल एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। नन मेटल 3 डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। पहला है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस, गैसियस फॉर्म, मतलब सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म। तो सॉलिड फॉर्म में कौन कौन से नन मेटल आते हैं? CSP। CSP मैंने यूज़ किया है
एटॉमिक सिंबल, मतलब एटॉमिक सिंबल है, नन मेटल के एटॉमिक सिंबल है CsP। सी एक नन मेटल है, एस एक नन मेटल है, पी एक नन मेटल है। अब लिक्विड का एग्जांपल है ब्रोमीन, जिसका एटॉमिक सिंबल होता है Br। ठीक है। अब नन मेटल में गैसियस फॉर्म में होता है, तुम लोग जानते होगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों आ गए गैसियस फॉर्म में, जो नन मेटल एग्जिस्ट करता है हमारे अर्थ पे। तो 3 टाइप के नन मेटल एग्जिस्ट करते हैं हमारे अर्थ पे, नाम है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एलोट्रॉफिक क्या होता है? तुमने एलोट्रॉफिक का नाम सुना होगा, तुम एलोट्रॉफिक का नाम सुने होगे। एलोट्रॉफिक क्या होता है? एलोट्रॉफिक का मतलब होता है टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रॉफिक। मतलब एक एलिमेंट का 2 डिफरेंट फॉर्म होता है, उसी को बोलते हैं एलोट्रॉफिक। जैसे कार्बन का 2 एलोट्रॉफिक होता है, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है डायमंड। ठीक, कार्बन का 2 एलोट्रॉफिक होता है, ग्रेफाइट और डायमंड, ये हो गया एग्जाम्पल एलोट्रॉफिक का। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमारे अक्रेंस हमारे धरती पे कैसे पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं और कितने मात्रा में पाए जाते हैं, वो सब के बारे में बात करते हैं। अक्रेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अक्रेंस धरती पे, अर्थ पे ऑक्सीजन कितने मात्रा में पाए जाते हैं। तो 2 पॉइंट है जिससे तुम ऑक्सीजन समझ जाओगे। इट इज़ द मोस्ट एबुडेंट नन मेटल्स फाउंड इन आवर एटमोसफेयर। मतलब ये सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला नन मेटल है एटमोसफेयर में, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में है तो एटमोसफेयर में होगा, ना कि अर्थ क्रस्ट में। दिस ऑक्सीजन ऑल्सो प्रेजेंट इन कंबाइंड फॉर्म इन आवर नेचर। मतलब ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है नेचर में। कंबाइंड फॉर्म का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ कोई और गैस भी कंबाइंड होकर एटमॉस्फेयर में रह सकता है, उसको बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म इन आवर नेचर। मतलब ऑक्सीजन कंबाइंड दूसरे नन मेटल या एलिमेंट के साथ कंबाइंड होकर भी एटमॉस्फेयर में रहता है। सिलिकॉन, अब दूसरा है सिलिकॉन। सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट एबुडेंट नन मेटल फाउंड इन आवर अर्थ क्रस्ट। मतलब सिलिकॉन सेकंड मोस्ट एबुडेंट नन मेटल है जो कि धरती के अंदर अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। सिलिकॉन इज फाउंड आइदर फ्री स्टेट और कंबाइंड फॉर्म एज सिलिका SiO2 एंड सिलिकेट्स। मतलब सिलिकॉन चाहे तो फ्री स्टेट में मिलता है, फाउंड होता है, चाहे तो कंबाइंड फॉर्म में, मतलब वो भी मिलजुल कर दूसरे एलिमेंट के साथ रहता है। जैसे सिलिका का फॉर्मूला में भी होता है SiO2। मतलब सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन भी मिक्स है और सिलिकेट्स भी होता है। ठीक है। हाइड्रोजन, अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन इज द एबुडेंट नन मेटल फाउंड इन द अर्थ। मतलब हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में नन मेटल पाया जाता है हमारे अर्थ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में नन मेटल में अर्थ पे पाया जाता है कौन? हाइड्रोजन। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन इज एग्जिस्ट इन द कंबाइंड फॉर्म विद द ऑक्सीजन, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। मतलब हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है हमारे अर्थ पे कंबाइंड फॉर्म में, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, पेट्रोलियम के साथ और नेचुरल गैसेस के साथ। अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स इन आवर नेचर। ये हो गया पहला पॉइंट। मतलब नाइट्रोजन 2 फॉर्म्स में हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन फाउंड इन फ्री स्टेट। मतलब बहुत सारे नाइट्रोजन, मतलब मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन हमारे अर्थ पे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट, इट ऑल्सो फॉर्म्ड इन द कंबाइंड फॉर्म। एग्जाम्पल नाइट्रेट, एमोनियम और नाइट्रेट्स ETC। जैसे नाइट्रोजन फाउंड मतलब मिलता है अर्थ पे, पाया जाता है कंबाइंड फॉर्म में भी। कैसे कंबाइंड फॉर्म में? एग्जाम्पल है इसका नाइट्रेट, मतलब नाइट्रेट में नाइट्रोजन भी और कोई और एलिमेंट भी है। अमोनियम और अमोनियम नाइट्रेट, ये भी एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के भी 3 पॉइंट है। कार्बन एग्जिस्ट इन इट्स नेटिव स्टेट एज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्यूलेरेंस।
और दूसरा पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तीसरा एग्जाम्पल, ऑल लिविंग थिंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब देखो पहला पॉइंट समझो, जैसे कार्बन नेटिव स्टेट में पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे डायमंड के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में और फ्यूरेलेंस के रूप में, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, मतलब वो अपने कंपाउंड में भी प्रेजेंट होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। और तीसरा पॉइंट है, ऑल लिविंग थिंग्स प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड, मतलब ऑल लिविंग थिंग्स का मतलब होता है जीव जंतु, जैसे प्लांट्स और एनिमल, जो कि हमें कार्बन कंपाउंड से बने हुए होते हैं। क्यों, कैसे बने हुए होते हैं, जैसे कोई भी चीज़ अगर हम जलाते हैं, प्लांट को जलाएं चाहे एनिमल को जलाएं, कोई भी चीज़ को जलाते हैं उसमें से निकलता है ऐस मतलब वो लास्ट में जो जलने के बाद जो बचता है उसी को बोलते हैं ऐस बच रहा है, मतलब उसमें कार्बन कंटेनिंग गैस है, मतलब कार्बन का कंपाउंड है तभी वो जल रहा है और उसमें से कुछ बच रहा है। हमारा बॉडी भी अगर जलता है तो उसमें से भी कुछ बचता है, ऐस जिसको हम लोग बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, ऐस बोलते हैं उसको, इंग्लिश में ऐस बोलते हैं, जलने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं ऐस। और ऐस जो कि कार्बन कंपाउंड का बना हुआ होता है। सल्फर एग्जिस्ट इन बोथ इन द फ्री स्टेट एंड इन द कंबाइंड फॉर्म स्टेट एज सल्फेट एंड सल्फाइट, मतलब सल्फर एग्जिस्ट करता है हमारे अर्थ पे फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में भी, जैसे सल्फाइट और सल्फेट इसका एग्जाम्पल। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक विशेषताएं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले फिजिकल स्टेट, फिजिकली वो कैसे कैसे होते हैं। ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, मतलब फिजिकल स्टेट में मरकरी मेटल को छोड़कर बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर में सॉलिड इन रूम टेम्परेचर पे होते हैं सॉलिड। लेकिन मरकरी रूम टेम्परेचर पे हमेशा लिक्विड पे होगा। लिक्विड मतलब जो पानी होता है उसको बोलते हैं लिक्विड, पानी जैसा एक मेटल होता है जिसका नाम है मरकरी को छोड़कर बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। अब हार्डनेस और स्ट्रेंथ फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल के। मैनी मेटल्स आर फाउंड टू बी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, whereas some are so soft they can be cut by knife, for example sodium and potassium, मतलब हार्डनेस और स्ट्रेंथ के मामले में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो मैनी मेटल्स आर फाउंड टू बी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत सारे मेटल्स हैं जो हार्ड भी हैं स्ट्रॉन्ग भी हैं, जैसे कि आयरन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है तभी हमारे गेट पर लगा हुआ रहता है आयरन का दरवाज़ा। कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब भी कुछ हैं जो बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसी मामले में इसी का अपोजिट बहुत ही सॉफ्ट होता है, पनीर के टुकड़ा जैसा होता है, कौन, सोडियम एंड पोटेशियम, वो नाइफ से भी, चाकू से भी कट किया जा सकता है, कौन, सोडियम एंड पोटेशियम। अब तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैलिएबिलिटी और डक्टाइल पे आधारित, मैलिएबिलिटी और डक्टाइल का मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल्स, मतलब मैलिएबिलिटी और डक्टाइल के मामले में सारे मेटल मैलिएबिलिटी और डक्टाइल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैलिएबल और डक्टाइल गोल्ड और सिल्वर होता है। क्यों होता है, जैसे
गोल्ड को मैलिएबल का मैंने मतलब भी बताया था कि मैलिएबल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी एलिमेंट को पीट पीट कर उसको थिन लेयर ऑफ शीट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं मैलिएबल, मतलब मैलिएबिलिटी। और डक्टिलिटी का मतलब भी मैंने बताया था कि अगर किसी भी मेटल एलिमेंट को, उसको हम तार के रूप में ढाल सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। तो गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा मैलिएबल होता है और डक्टाइल होता है, मेटल्स होता है। तो गोल्ड और डक्टाइल भी होता है, उन दोनों को पीट पीट कर उसको थिन लेयर ऑफ शीट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और उसको तार के रूप में ढाल भी सकते हैं। किसको? गोल्ड और गोल्ड और सिल्वर को। तो इसीलिए जेवलर्स रेयर तो ऐसे भी पाया जाता है, हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा रेयर डायमंड है, फिर गोल्ड सिल्वर हो गया। तो गोल्ड और सिल्वर इसीलिए महंगे मिलते हैं कि वो रेयर में मिलते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में, लेकिन उसको पीट पीट कर आसानी से हम लोग बना देते हैं, किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। हम लोग माला पहन लेते हैं उसका, फिर अलग अलग कामों में ज्वेलरीज में यूज़ होते हैं गोल्ड और सिल्वर, इसीलिए उसको पीट पीट कर आसानी से उसको किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। चौथा, फिजिकल प्रॉपर्टी सोनरस। मेटल्स आर सोनरस एंड प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग विथ एन ऑब्जेक्ट। मतलब सोनरस का और सोनरिटी का मतलब होता है किसी भी मेटल पे अगर हम पीटें, कोई भी ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट से अगर हम पीटें, तो अगर वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बोलते हैं सोनोरिटी। मतलब सोनोरिटी का मतलब क्या मैंने समझाया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे मैं समझाता हूँ तुम्हें कि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें देखो यहाँ पे स्टील लगा हुआ है, स्टील भी एक मेटल है, ठीक है, स्टील एक मेटल है। अगर इस पे मैं ऐसे करके पीटूं तो देखो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तुम सुन सकते हो, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अगर ये मेटल नहीं होता तो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, अगर नॉन मेटल होता तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। ये मेटल है तभी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, पचमा फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट फॉर सोडियम एंड पोटेशियम विच हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के मामले में मेटल एकदम तगड़ा है, मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, कोई भी मेटल का बहुत ही हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे गर्म होता है और मेल्ट होता है, पिघलता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट पे भी पिघल सकता है, गर्म हो सकता है। सोडियम और पोटेशियम, इसमें सोडियम पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल है, वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी सोडियम और पोटेशियम सबसे पुअरेस्ट है, ठीक है। अब डेंसिटी, छठा है डेंसिटी। मेटल आर हाई डेंसिटीज दैट इज दे आर हैवी एक्सेप्ट फॉर सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स विच हैव लो डेंसिटी। यहाँ पे फिर से बात वही आ गई कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मतलब मेटल्स, सारे मेटल का हाई डेंसिटी होता है, चाहे वो आयरन हो, वो बहुत भारी भी होता है, उसका डेंसिटी हाई है तो वो भारी भी उतना ही होगा, जितना ज़्यादा डेंसिटी उतना ज़्यादा हैवी होगा कोई भी मेटल। तो सारे मेटल्स बहुत ही हैवी होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट फॉर सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम बहुत ही लाइट होता है, बहुत ही हल्का होता है, उसमें कम डेंसिटी होता है, इसलिए वो बहुत ही हल्का होता है। अब कंडक्टिविटी के मामले में, मतलब कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, ये 7वां नंबर फिजिकल प्रॉपर्टी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे क्विकली ट्रांसमिट हीट फ्रॉम वन इन टू अनदर। मतलब मेटल्स बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, वो बहुत ही जल्दी ट्रांसमिट कर देते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को एक एंड से अनदर एंड। मतलब यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी इस बोर्ड पे लगाऊं, अगर ये मेटल का होगा, आयरन का होगा, कॉपर का होगा, तो यहाँ से झटके से वहाँ पे करंट पकड़ लेगा। मतलब यहाँ पे मैंने करंट लगाया, अगर वहाँ पे कोई आदमी छू रहा है, उस एंड पर छू रहा है, तो उसको भी करंट लगेगा। मतलब यहाँ से करंट पास हुआ, उस एंड पे जाकर उस एंड तक गया, और वहाँ पे अगर कोई भी अगर छुएगा वहाँ पे, तो उसको भी करंट लगेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा पॉइंट, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉलोड बाय गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। मतलब
सिल्वर बहुत ही बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। मतलब सिल्वर सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का करता है। जैसे सिल्वर में बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेस्ट तरीके से वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है अपने ऑब्जेक्ट में, अपने बॉडी में बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रांसमिट करता है एक इंड टू अनदर इंड से। उसी के बाद सिल्वर के बाद गोल्ड, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम। ठीक है। लीड का एटॉमिक सिंबल होता है पीबी। पीबी इज द पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब पीबी सबसे कम कंडक्टर ऑफ हीट होता है। वो बहुत देर लगाता है किसी भी हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को अपने बॉडी में ट्रांसमिट करने के लिए एक इंड से अनदर इंड तक। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नन मेटल में पहला, फिजिकल स्टेट। नन मेटल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। मतलब नन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है रूम टेम्परेचर पे। ये मैंने बताया था पहले भी। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस आर सॉलिड नन मेटल। ठीक है। उसके बाद ब्रोमीन इज द लिक्विड नन मेटल, वेयर एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर गैसियस नन मेटल। ये मैंने बताया था पहले भी, अकरेंस ऑफ नन मेटल को चालू किया था तब भी बताया था कि कार्बन, सल्फर ये सब जो होता है वो सॉलिड नन मेटल होता है, और ब्रोमीन होता है वो लिक्विड नन मेटल होता है, और गैसियस नन मेटल होता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब होता है। अब हार्डनेस और स्ट्रेंथ पे, हार्डनेस और स्ट्रेंथ है दूसरा। नन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, हाउएवर डायमंड एंड एलोट्रोफे ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। आप लोग जानते होगे कि नन मेटल में सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा हार्ड और स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा है डायमंड। एलोट्रोफी ऑफ कार्बन है। एलोट्रोफी ऑफ कार्बन मैंने बताया था पहले भी कि एलोट्रोफी ऑफ कार्बन कौन होता है, डायमंड होता है और ग्रेफाइट होता है। तो डायमंड सबसे ज़्यादा मजबूत हार्डेस्ट नन मेटल है अर्थ का। ठीक है। उसके बाद नन मेटल और जनरली सॉफ्ट ही होता है। नन मेटल हमेशा सॉफ्ट ही होगा, लेकिन डायमंड सबसे हार्ड नन मेटल होता है। तीसरा, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी के मामले में नन मेटल आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, दे आर ब्रिटल, विच मीन्स they can be easily broken when hammered. For example, sulfur and phosphorus are solid non-metal which are non-malleable and non-ductile. मतलब मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी के मामले में नन मेटल सब ठीक मेटल्स का उल्टा है। ना ही वो मैलिएबल होता है, ना ही वो डक्टाइल होता है, बस वो ब्रिटल होता है। मतलब ब्रिटल का मतलब होता है जब भी उस पर अगर हम हैमर मारते हैं तो वो टूट सकता है, पार्ट बाय पार्ट में टूट सकता है, उसी को बोलते हैं ब्रिटल। उसको जब भी अगर हम हैमर से मारेंगे, हैमर करेंगे तो वो टूट सकता है, उसी को बोलते हैं ब्रिटल। जैसे सल्फर और फॉस्फोरस दे आर सॉलिड नन मेटल, दोनों सॉलिड नन मेटल होता है जो कि ना ही मैलिएबल होता है और ना ही डक्टाइल होता है। अब चौथा, सोनरस। नन मेटल आर नन सोनरस, दैट इज दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विथ एन ऑब्जेक्ट। मतलब सोनरिटी के मामले में नन मेटल ठीक मेटल का ये भी उल्टा है। मतलब मेटल से ठीक उल्टा नन मेटल है, तुम ये समझ लो। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स का ठीक उल्टा नन मेटल होता है। मेटल सोनरिटी होता है उसमें, और नन मेटल में सोनरिटी नहीं होता है। मतलब उसको मारने पे कोई भी आवाज़ नहीं करता है। मैंने बताया था कि मेटल पे अगर ऐसे करके मारेंगे कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट से तो वो आवाज़ करेगा, लेकिन नन मेटल नहीं आवाज़ करता है। अब है पांचवा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नन मेटल हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट फॉर डायमंड विच हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के मामले में ये भी ठीक उल्टा ही हो गया। मैंने बोला कि मेटल से ठीक उल्टा ही नन मेटल होता है। वो उसमें था कि सब में मेल्टिंग पॉइंट हाई होता था, इसमें हाई नहीं है। इसमें जितने भी नन मेटल हैं सारे के सारे में लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, एक्सेप्ट फॉर डायमंड। मतलब डायमंड को छोड़कर डायमंड में हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब डेंसिटी के मामले में नन मेटल हैव लो डेंसिटी, दैट इज नन मेटल हैव लाइटर सब्सटेंस। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व,
मैंने बताया था। नन मेटल्स हैव लो डेंसिटी का मतलब उसमें डेंसिटी नन मेटल में कम होता है, इसलिए वो हल्का होता है, ना कि भारी होता है। भारी कौन होता है? मेटल होता है। अब लास्ट है, सतमा है, कंडक्टिविटी। नन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रोफे ऑफ कार्बन इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये भी उल्टा ही हो गया कि वो अगर मेटल अगर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन ग्रेफाइट है जो एक एलोट्रोफे ऑफ कार्बन है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये एक्सेप्शनल केस। अब ये तो वीडियो ख़त्म हो गया। अब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बहुत ही कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, और वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं, बहुत अच्छे लोग, 50 लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कोई क्लिक ही नहीं करता। देखते तो हैं लेकिन एक्सप्रेशन नहीं देते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखो, इसको अच्छे से समझो और सब्सक्राइब भी करके जाओ। सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइए।